हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 जैक बोर्ड मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए चुन के लाए हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस बार भी संभावना है कि सेम डिजिट में क्वेश्चंस पूछे जाए। इस वीडियो में अलग क्या होने वाली है स्टूडेंट, जितने भी यूट्यूब में पढ़ाए जा रहे हैं उन सबसे अलग क्या होगा स्टूडेंट्स, हम आपको इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पूछ लिया जाएगा कि 5 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, जो स्टूडेंट्स जानते हैं वो बता सकते हैं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, या फिर यदि कोई रटे होंगे तो बता सकते हैं। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप यदि पढ़े हैं तो आपको लगेगा सर तो बहुत ईजी है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो अभी तक मैथ्स में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट और आंसर्स को समझाते चलेंगे। ये नहीं कि हम क्वेश्चन पढ़ दिए और इसके आंसर बता दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं खपाते हैं स्टूडेंट और डायरेक्ट हम आपको पीडीएफ मिलने चलते हैं। और यदि आप इतना पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देख लेते हैं, तो हम आपको यकीनन उम्मीद दिलाते हैं स्टूडेंट्स कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें आपको सारे क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम क्वेश्चन आपको बताएंगे और आंसर टिक करवा देंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं और डायरेक्ट हम आपको पीडीएफ में चलते हैं। जैसे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह बोला गया है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे अच्छे से क्लास 8 उनको पता होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ रट लिए होंगे साइंस सेट से, तो बोल देंगे सर 5 से गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। लेकिन पहले आप ये समझिए स्टूडेंट कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हम लोग के आंसर नहीं मालूम है, लेकिन पढ़े तो है ना कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, तो आपको बताते चले कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है स्टूडेंट्स। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या से गुना करने पर हमें 1 प्राप्त हो। हम क्या बोले कि किसी भी संख्या, तो यहाँ किसी भी संख्या क्या है, हम लोग को 5 पूछा गया है। ठीक है, और हम क्या बोले, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या से गुना करने पर 1 प्राप्त हो। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे उस संख्या को गुना करने पर हमें 1 प्राप्त हो। तो वही तो हम लोग को फाइंड करना है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग को जो संख्या दी वो 5 दिया हुआ है और कोई संख्या x रहा होगा जिसको हम लोग 5 से गुना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग x को इधर ही रखते हैं, 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x का मान कितना है 1/5। अब क्या कीजिए, यहाँ पर उसमें 5 इंटू 1/5 रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1। क्यों आ जाएगा, 5 1 जो 5 कटेगा तो इक्वल टू 1 ही आएगा ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या फिर यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ 5 को गुना कर लीजिए और अब सोचिए कि 5 में ऐसा हम क्या गुना कर दें कि हमको 1 मिल जाए, है ना। तो जो गुना करेंगे वही आंसर होगा। तो सोचिए कि 5 में ऐसा क्या गुना करें, या फिर ऑप्शन देख लीजिए, क्या 5 में -5 गुना करेंगे तो -25 हो जाएगा, नहीं। -1/5 करेंगे तो -1 हो जाएगा, नहीं। हम लोग को चाहिए 1। 5 इंटू 5 -1 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो क्या करना होगा हम लोग को, ऐसा सोचिए कि ऐसा क्या गुना करना होगा कि 5 कट जाए बस 1 बचे। तो 1 हम लोग को बचाना है और 5 को काटना है, तो 1/5 कर देते हैं, तो यहाँ से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या को गुना करने पर हम लोग को 1 प्राप्त हो। तो वह संख्या कौन सा है स्टूडेंट्स, वह संख्या है आपका 1/5। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार हम सभी कॉन्सेप्ट बताएंगे। हो सकता है गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आप जान रहे होंगे पहले से, लेकिन बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो हो सकता है कि आप भूल गए हो या फिर नहीं पढ़े हो। ठीक है, और ये आपका पोर्टफोलियो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इसमें ये है नहीं कि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, जो लिखिएगा बस उसी का नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। ठीक है, क्या बोला कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को हम लोग को किससे गुना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें क्या है कि जो संख्या किसी भिन्न से गुना करने पर 1 देती है वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम होती है। मतलब नहीं समझे, देखिए क्या बोला कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, देखिए स्टूडेंट्स, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हम लोग को 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा। हम लोग को बोला गया है कि 7/23 को किससे गुना करना, तो मान लीजिए कि नहीं पता है किससे गुना करना पड़ेगा, तो x लिख देते हैं। ठीक है, बोला कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए अभी अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त होना चाहिए, x प्राप्त होना चाहिए। तो x को हम लोग इधर ही रखते हैं, ये इधर देखिए किस चीज में, ये डिवाइड में है स्टूडेंट, उधर जगह क्या हो जाएगा 27/7 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, इधर गुना में इधर जाएगा भागा हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपका 23/7। अब देखिए 7/23 में हम लोग क्या कर देते हैं गुना, x का मान कितना निकल गया 23/7 निकल गया। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 23/7 हो जाएगा, है ना। कि हम लोग को गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए यदि 7/23 को हम लोग 23/7 से गुना कर देते हैं तो हम लोग को 1 प्राप्त हो जाएगा। यही है क्वेश्चन, समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग नहीं है। वर्ग आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग नहीं है। तो आइए पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं है, नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो 12 है, 121 है, 12 321 है, फिर 12 34 321 है। तो पहले यदि आपको वर्ग मालूम होगा तो पता होगा 121 किसका वर्ग होता है स्टूडेंट्स, 121 वर्ग होता है आपका 11 का, 11 का वर्ग आपका 121 होता है। 12321 किसका होता है स्टूडेंट, ये आपका 111 का होता है, ठीक है। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग है। इसके बाद देखिए ये आपका 12 34 321 ये किसका वर्ग होता है, ये आपका होता है स्टूडेंट्स 11, तो 11 का ये वर्ग होता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए 12 किसी का वर्ग होता है स्टूडेंट, सब सोच के देखिए, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 12 तो किसी का वर्ग नहीं है। तो इसका जो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 का मतलब 3 का ये हो जाएगा 12, 12 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि 441 एवं 484 के बीच कितनी वर्ग संख्या है। देखिए आप तो ये सोचिएगा 441 कीजिएगा, फिर 42 43 44, यदि नहीं पढ़े तो यही कीजिएगा ना। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो पढ़े हैं पहले से, अब वैसे स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएंगे कैसे बनेगा। क्या बोला गया है देखिए 441 और 484 के बीच कितनी वर्ग संख्या है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग नहीं कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 441 एंड 484। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या इज इक्वल टू होती है किसी संख्या का वर्ग। देखिए क्या बोला 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है स्टूडेंट, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है आपका, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर होती है आपका किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग। देखिए यहाँ क्या बोला 441, तो ये किसी संख्या का वर्ग होगा। 441 सोचिए किसका है स्टूडेंट्स, किसका है, जैसे ये देखिए किस पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होता है किसी संख्या का वर्ग, जैसे कि 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया। तो अब देखें उसे 441, 441 किसका है स्टूडेंट्स, बताइए आप अपने कमेंट में तुरंत। 441 है स्टूडेंट्स आपका 21 का, है ना, 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है। इसके बाद 484 किसका है, 484 आपका है स्टूडेंट्स 22 का, है ना। ये आपको मालूम होगा तो आप बता सकते हैं। देखिए 21 और 22 के बीच स्टूडेंट क्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे आप फिर से समझिए कि देखिए इसका नियम क्या होता है, ये दोनों लगातार पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सा स्टूडेंट 21 और 22। आप 441 और 484 को नहीं देखिए, आप 441 और 484 में ये देखिए कि क्या ये किसी संख्या का वर्ग है। तो हमने देखा कि ये 21 का वर्ग है और 484 वो 22 का वर्ग है। और कभी भी इसमें जब दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उनके बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या फिर नहीं होती है। तो इसका नियम क्या है कि जब दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्याएं के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। फिर से हम आपको समझाते चलते हैं, रुक जाइए। क्या बोला 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 441 देखिए किसका है, वह 21 का है, ठीक है। और 484 कितना है, 22 का है। तो इन दोनों के बीच क्या कोई संख्या है, नहीं है। तो क्या है कि ये जो दोनों है दोनों लगातार पूर्ण वर्ग संख्या है। और नियम क्या बोलती है कि दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्याएं के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में करवा रखा है ये सब। तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स शून्य हो जाएगा। समझे क्यों शून्य हो जाएगा कि दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्याएं, कि देखिए आप बोलिएगा सर ये दोनों दो लगातार थोड़े ना, लेकिन इसका वर्ग देखिए 441 किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 21 का है, ठीक है। और 484 क्या है, ये आपका ये 22 का है। तो देखिए 21 और 22 दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्याएं हुए कि नहीं। तो नियम क्या बोलती है कि दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्याएं के बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या बोला गया है, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा
5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्गाकार बोला गया है, ठीक है। तो वर्ग कैसा होता है स्टूडेंट्स, आपका वर्ग इस प्रकार से होता है जिसकी चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। क्या बोला, एक वर्गाकार फर्श जिसकी किनारा, यानी किनारा करने का मतलब कि भुजाई है, तो जो दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए फर्श उर्स में आप मत जाइए, डायरेक्ट आपको पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप हमें कमेंट कीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स। भुजा इंटू भुजा होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, भुजा इंटू भुजा, यानी किनारा इंटू किनारा। तो किनारा कितना दिया हुआ है, 5 मीटर इंटू 5 मीटर। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका। और मीटर गुना होगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, 25 मीटर, 25 वर्ग इकाई, 25 वर्ग मीटर, 25 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ग इकाई का, कि जो क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वह, नहीं सॉरी, 25 वर्ग मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ग यहाँ पर वर्ग इकाई देख लिया हम, 25 वर्ग मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, -7 का पावर 3 का मान क्या होगा, ठीक है। -7 का पावर 3 का मान क्या होगा। तो देखिए आपका कैसे होगा, जैसे ए क्यूब रहता है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए। यहाँ क्या है, ये क्यूब ना देखें, यहाँ क्या दे दिया गया, ए की जगह -7 दे दिया गया है, इसका क्यूब दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -7 तो देखिए जब ये 2 बार इसको गुना कीजिए, 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और माइनस, देखिए जब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। फिर इस आप 49 को -7 से कीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट से आपका, ये आपका हो जाएगा 343, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा, 343 माइनस में होगा। क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि यदि घात विषम हो तो उसका जो ऋणात्मक संख्या का जो उत्तर होता है वो भी ऋणात्मक में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहने मतलब कि यदि यहाँ -7 ना दिया होता तो क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ 334 होता। और यही यदि आपको -7 का पावर 2 रहता तो ये माइनस माइनस कट जाता, 2 बार माइनस माइनस होगा तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान में 5 रुपया उधार रखें और जब के 5 रुपया आप दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस में आ जाइएगा, फिर नहीं रहेगा। लेकिन यही मान लीजिए कि पहले से दुकान में आपका 5 रुपया उधार है और 5 रुपये लेके गए हैं, तो पहले तो 5 रुपये कैंसिल हो गया, आपका खत्म हो गया पहले वाला उधार। लेकिन फिर यदि 5 रुपया कुछ खरीद लिया फिर आप माइनस में चल गए, तो उसी प्रकार से है कि -7 इंटू -7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर -49 को हम, सॉरी 49 को जब -7 से करेंगे तो माइनस का 343 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि समान संख्याओं के 3 समूह हम लोग बनाते हैं। तो ये समान संख्या क्या क्या है, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4। और हम लोग घनमूल में क्या करते हैं, घनमूल निकालने के लिए जो समान संख्या होती है उसका 3 का समूह बनाते हैं। तो देखिए 3 2 2 का समूह बनेगा पहला, उसके बाद 3 3 का समूह बनेगा, 4 4 का समूह बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप, और फिर दिए की संख्या यही है तो फिर 3 3 के समूह बनाते हैं, उसके फिर जो 3 3 निकलते हैं, वर्ग में 2 2 करते हैं, इसमें 3 3 करते हैं। तो 3 का फिर हम लोग 1 लिखेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। 3 का फिर यहाँ पर 3 या 4, तो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 चौका 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 24। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि एक पूर्णांक a/m के लिए m कहलाता है, मतलब फॉर एन इंटीजर a का पावर यदि m रहे तो m को हम लोग क्या कहते हैं, क्या इसको आधार कहते हैं, क्या इसको हम लोग अचर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं या घातांक कहते हैं। तो इसको बता देते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो ये होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो a है वो आपका बेस है, ठीक है। और m जो है वो घातांक है। घातांक बताता है कि आधार को कितनी बार अपने आप से गुना किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर m क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पर आधार क्या है, आधार ये है, और ये आपका m जो है वो आपका घातांक है, मतलब कि एक्सपोनेंट है। और एक्सपोनेंट क्या बताता है कि आधार कितनी बार गुना हो रहा है। तो ये यहाँ पर कितनी बार गुना हो रहा है, m टाइम्स गुना हो रहा है। तो एक पूर्णांक a/m के लिए m कहलाता है, क्या कहलाएगा, ये आपका घातांक कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है स्टूडेंट्स की 2/3 का गुणन वैतुक्रम है। इसका 2/3 का गुणन वैतुक्रम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका होगा 3/2।
2 होगा। वैधक्रम क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि यदि भिन्न a बाई बी है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा b बाई ए। तो दी गई भिन्न क्या है 2 बाई 3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 3 बाई 2। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 3 बाई 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि a का पावर m रहे और b का पावर m रहे तो ये किसके बराबर होगा। ये देखिए सुन, इसका एक नियम होता है, घातांक का नियम होता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत सारे सेट्स में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो जरूरी हो जाता है कि a का पावर यदि m रहे, b का पावर m रहे। तो इसमें आप एक चीज कॉमन देखिए कि जो यहाँ पर इसका जो आधार है, जो यहाँ बेस है वो डिफरेंस है, लेकिन जो घातांक है वह सेम है। समझे। तो जब इस केस में क्या होता है कि यदि दो संख्याओं की घात समान हो, जैसे कि यहाँ पर दो संख्या है a और b है, लेकिन इसका घात क्या है सेम है, तो क्या होता है, तो पहले आधारों को गुना करें फिर उस पर वही घात लगा दें। तो हम लोग क्या करेंगे, a और b को हम लोग गुना करेंगे, a और b को गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, उसके बाद m कर देंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है इसका राइट आंसर। जैसे उदाहरण समझिए स्टूडेंट्स कि मान लीजिए 2 का पावर 3 रहे गुना 5 का पावर 3 रहे, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर आधार इसका डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन इसको देखिए घात जो है वह सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग बेस को जो गुना कर देंगे, 2 इंटू 5 हो जाएगा और यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 यानी 5 दूना 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार, तो वहीं भी हम लोग यहाँ भी वही किए कि यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घात इसका सेम है, तो हम लोग इसको गुना कर दिए, ए भी हो गया और पावर लगा दिए, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके देखिए आप क्या बोला गया कि यदि 4a प्लस b3 इज इक्वल टू 55 है तो a और b का मान क्रमशः होंगे। तो देखिए सुन, यहाँ जो 4a है इसका मतलब कितना है, देखिए 4a कहने का मतलब है आपका 4a है मतलब क्या है 1s टेंस, यानी कि 40 प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है b3 है, b3 कहने का मतलब है सुन स्टूडेंट्स कि आपका 10b प्लस का 3। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको देखिए 4a को हम क्या बोल रहे हैं 40 प्लस का ये, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दे रहे हैं, b3 को क्या बोल रहे हैं हम लोग 10b प्लस का 3, इसका कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यदि a का मान यहाँ 2 रख देंगे तो 40 और 2 42 हो जाएगा, और b का मान यहाँ 3 रख देंगे तो 30 और 33, तो 42 और 33 कितना होगा, देखिए 3 2 5 4 3 7, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखिए क्या है, अब बहुत से स्टूडेंट्स ये करेंगे कि 4a में यहाँ पर कर देंगे, तो नहीं, यहाँ पर 1 टेंस करके आपको करना होता है। तो ये सारे क्लासेस में बहुत डेप्थ में बताए हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आप 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या होगा 40। अब ये क्या जगह रख, 2 रख के देखिए 2 रखे हम लोग 10b, यानी 10 और b का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 55। देखिए 40 और 2 42 प्लस का 10 और प्लस 3 13 इज इक्वल टू 55। देख लेते हैं कि एलएचएस बराबर हो रहा है कि नहीं, 3 2 5 और 4 2 5 55। तो देखिए ये जो है स्टूडेंट्स 11 का बी ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आइए देखिए, चाहते तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन बताते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग समझते जाइए चीजों को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया कि यदि 2 3 4x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 2 3 4, x की जगह कौन सी संख्या रही होगी जो 6 से विभाजित हो जा रही है, ठीक है। इफ द नंबर 2 3 4x इज डिविजिबल बाय 6 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो आइए देखिए, किसी संख्या को 6 से विभाज्य 2 शर्त में हो सकता है। यदि कोई भी संख्या यदि 6 से विभाजित हो रही है तो वो 2 ही शर्त में हो सकता है। पहला एक ये शर्त है कि संख्या 2 से विभाज्य हो और संख्या 3 से भी विभाज्य हो। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हम बोल रहे हैं कि 6 जो है वह 6 से विभाज्य है, या फिर मान लीजिए जो 12 है वह 6 से विभाज्य है। तो इसमें एक कंडीशन है कि कोई भी संख्या यदि 6 से विभाज्य है तो वह 2 शर्त जरूर मानेगी। पहला यह कि वह जो संख्या होगी वह 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, तो 2 से विभाज्य होने के लिए आखिरी अंक सम संख्या होने चाहिए। हम
हम बोले क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो संख्या है 2 3 4 x वह संख्या 6 से विभाज्य है, और हम बोल रहे हैं इसमें कि 6 से विभाज्य तभी होगी जब वो दो शर्त मानेगी। पहला शर्त कि वो संख्या 2 से पहले विभाजित होनी चाहिए, और दूसरा 3 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाज्य होने के लिए एक शर्त है कि संख्या 2 से विभाजित तभी होगी जब उसका आखिरी अंक सम संख्या होगी तब। जैसे कि सम संख्या आखिरी अंक करने मतलब कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तब होगा। ठीक है, तब वो में से कोई होगा तो वो विभाजित होगा। और 3 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, कि सभी अंकों का योग जो है वह 3 से विभाज्य होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है आपका 2 3 4 x। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हम क्या बोले, 6 से विभाज्य होने के लिए उसको 2 से विभाज्य होना पड़ेगा, और 2 से विभाज्य तभी होगा जब उसका आखिरी अंक क्या होना चाहिए, सम डिजिट होना चाहिए। समझे? तो सम मतलब कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो इसमें क्या क्या लास्ट का डिजिट क्या क्या नहीं होगा, सबसे पहले तो आपका ये 1 नहीं होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 9 नहीं होगा। ठीक है, ये सब संख्या नहीं होगा, आप इसको हटा दीजिए कि ये सब संख्या होगा ही नहीं। 1 3 5 7 9 नहीं होगा एक्स का मान। तो यहाँ पे क्या क्या निकल हट गया, आपका 3 हट गया, 9 हट गया और आपका 5 हट गया। देखिए आंसर तो ऑटोमेटिक 6 आ गया, लेकिन फिर और भी समझिए, हम तो बोल दिए कि विषम संख्या होनी चाहिए, मतलब सम संख्या लास्ट में होना चाहिए, तो ये सब हट गया। और फिर हम क्या बोले, और फिर 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य कहने का मतलब कि वह सभी अंकों का जो योग है वह कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसा होना चाहिए कि वह 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 3 4 x। तो देखिए 2 + 3 + 4 + x, 3 और 2 5, 5 और 4 9 प्लस x। देखिए ये पहले से ऑलरेडी क्या है, 9 जो है वो 3 से विभाज्य है। लेकिन मान लीजिए यहाँ यदि 0 भी रहता तो हम लोग आंसर 0 टिक कर देते, ठीक है, लेकिन 0 नहीं है। तो और क्या x का मान और क्या हो सकता है, तो x का मान तो हम लोग पहले हटा दिए, तो x का मान अब क्या होगा, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 और 1 10 हो जाता है, और ये इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये जो संख्या 6 से विभाजित होता है वह 3 से भी होगा, और 3 और 6 से और 2 से भी होगा, तो 2 और आखिरी अंक यदि 1 है तो 2 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं फिर। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 तो यहाँ ऑप्शन में 0 हालांकि होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 1 भी नहीं होगा। और यदि हम लोग 2 दे देते हैं तो 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 2 11 हो जाएगा, फिर ये 2 से नहीं जा रहा है, ना 3 से जाएगा क्योंकि 1 1 2 हो रहा है। फिर आपको देखिए 3 9 3, फिर ये भी नहीं जा रहा है, 4 भी नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस का x कितना हो जाएगा आपका 6, जो ऑप्शन बच गया वही आपका हो जाएगा 6, 9 6 15। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स 915, ये जो संख्या है क्या है, 5 4 1 6, यानी 3 से ये जा रहा है, संख्या जा रहा है कि नहीं, फिर 6 फिर 3 से जा रहा है। और तो यहीं पे देखिए आप 2 3 4 और यहाँ पे 6 कर देंगे, तो ये जो संख्या है वो 6 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 3 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इधर 5 कट गया 4, फिर आपका इधर कितना हो जाएगा 9 6 54 6 1 391। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यानात्मक गुणांक क्या है। संख्यानात्मक गुणांक क्या है कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि देखिए ये जो है यहाँ पर 4/7 एक्स स्क्वायर क्या है, एक बीजीय पद है, यानी कि अलजेब्रिक पद है। और यहाँ पर संख्यानात्मक गुणांक क्या होता है, संख्यानात्मक गुणांक वह संख्या होती है जो चर के साथ गुना में लगी होती है। तो यहाँ पे देखिए चर के साथ गुना में कौन सा लगा हुआ है, 4/7। तो यहाँ पर जो है 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यानात्मक गुणांक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया, a + b और a + b का मान क्या होगा। क्या बोला गया है, a + b और a + b का मान क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए a + b 2 बार आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या गुना का साइन है, तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यदि फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, a² + 2ab + b²। और यदि आप इसको तोड़ने जानते हैं इसमें, तो कैसे टूटते हैं हम बता देते हैं। ठीक है, a + b है तो a + का b और a + का b, तो पहले यहाँ से ये निकालिए, फिर इसको गुना कर दीजिए आप, पहले इसके साथ a + b के साथ, फिर यहाँ से +b निकालिए, फिर इसको गुना कर दीजिए a + b के साथ। ठीक है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा आपका a² हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है यहाँ प्लस हो जाएगा, a इंटू b कितना हो जाएगा ab हो जाएगा प्लस,
फिर यहाँ पे देखिए बी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी 2 बार है तो यहाँ पर 2ab हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझे? बाकी इतना तो बेसिक चीज तो जानते ही होंगे, ए प्लस बी 2 बार है तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो यही आपका हो जाएगा। देख रहे कितने इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आपका, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए ए प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। आप बोलिएगा सर ए प्लस बी का सुने हैं, ये ए प्लस 2 क्या चीज, देखिए ए की जगह तो यहाँ पर ये है ठीक है, लेकिन बी की जगह क्या है आपका 2 है। तो आइए इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 रहेगा ये रहेगा, लेकिन बी की जगह क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी की जगह क्या है 2 का स्क्वायर है तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 ये हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का कहीं आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस का 4 ये प्लस का 4, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? इसके बाद इसमें 5a स्क्वायर का सार्व गुणनखंड है। सार्व गुणनखंड करने का मतलब कि इसको जितना से जितना तोड़ सके स्टूडेंट्स वो हो जाएगा। समझे? देखिए क्या है आपका 5a स्क्वायर b है तो इसको किस तरह तोड़ सकते हैं 5 इंटू, अब ये को ए स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए स्क्वायर को क्या हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये इंटू ए और यहाँ पर बी लिख सकते हैं, तो यही इसका हो जाएगा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का करने का मतलब है कि इसका पूरा फैक्टर आपको लिखना है, जितना टूट सके उतना लिखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझे? लाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा, प्लस ए और x प्लस बी का गुणनखंड क्या होगा। तो आइए मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हम तो आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि इसका गुना कैसे होता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी का बताया था उस टाइम। तो आइए देख लेते हैं, x प्लस ए हो गया आपका और x प्लस बी हो गया। आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x को हम लोग रखते हैं यहाँ पर, फिर इसको पूरा गुना करते हैं x प्लस बी के साथ, फिर यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ प्लस का साइन दिए ये, फिर इसको रखते हैं x प्लस बी करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, हम लोग प्लस दिए, ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस 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 हो जाएगा और यहाँ पर ए इंटू बी ए बी हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का इसको लिख सकते हैं एक्स भी है और ये एक्स है तो क्या हम लोग इसको नहीं सकते ए एक्स प्लस एक्स भी लिख सकते हैं ना, प्लस का ए बी। लेकिन देखिए यहाँ पर इस तरह तो आंसर नहीं दिया हुआ है, इस तरह कहीं दिया हुआ नहीं, सब कॉमन लिया गया है शायद, तो आइए कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए उसमें प्लस है प्लस दे दिए, ये एक्स और एक्स बी, 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 इसमें देखिए कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, हाँ आप बोलिएगा बिल्कुल सर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बाहर में कॉमन ले लिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ इससे भी एक्स हटा दिए इससे भी एक्स हटा दें क्या बचेगा, ए बचेगा और यहाँ पर बी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ पर ए बी। अब देखिए तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, हाँ बोलिएगा सर 17 का ये होगा इसका राइट आंसर। समझे? मतलब रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, समझे। मैथ यदि आप अभी से डर गए फिर लगेगा सर 9th क्लास कैसे पढ़ेंगे सर, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ेंगे सर, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, समझे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला गया, एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो मतलब रेखिक समीकरण होता क्या है, रेखिक समीकरण का मतलब एक चल मतलब वन वेरिएबल बोला, तो बोले मतलब बोला गया है कि एक चल वाली रेखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। पहले आपको ये चीज समझना होगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि इसका जो सामान्य रूप होता है रेखिक समीकरण का वो क्या होता है। तो इसका जो सामान्य रूप होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो बोला कि एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो एक ही हल होगा क्योंकि इसमें एक चर एक ही हल होगा। तो देखिए और जहां क्या होता है, जहां ए का मान जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे समीकरण में जो एक्स का केवल स्टूडेंट्स एक निश्चित ही मान निकलता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि जैसे ए एक्स प्लस बी है जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ लेते हैं 2x प्लस 4 लेते हैं और ये और बी जो है कोई नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, बी हो सकते हैं। तो
यहाँ यदि हम x का मान निकालते हैं तो 2x रखते हैं, प्लस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका -4 हो जाएगा। फिर यहाँ x रखते हैं हम लोग, यहाँ 2 गुना में था तो उधर क्या हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 एकम 2 2, तो x इज इक्वल टू कितना निकला -2। अब बोलेगा सर x का मान -2 निकल गया। नहीं, यहाँ कहने का मतलब है कि एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो यहाँ x का कितना हल निकला, एक हल निकला, तो यहाँ पर हो गया आंसर 1। 18 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जो एक आपका वन वेरिएबल होता है ना, जो हाउ मेनी सॉल्यूशन कहना लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन का जो समीकरण होता है, जो इक्वेशन होता है वो होता है ax + b, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए और वहां पर a और b कोई एक नंबर होगा। तो वहां पर हम आपको उदाहरण लेकर समझाएं, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या होगा। तो आइए क्या करते हैं इसमें, हम लोग पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले हैं कि ऑप्शन तो देखना ही नहीं है, सॉल्व कीजिए भाई, तुक्का थोड़ा ना लगाना है। अभी आगे जब आप कंपटीशन वगैरह तैयारी कीजिएगा तो वहां भी सारे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। आप ये सोचिए कि अभी तुक्का लगाएंगे तो फिर बढ़िया बात नहीं है। तो क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि 5x + 7 = 2x + 8 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनिए, x वाले पद को एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाले पद को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2x किस में, प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना था, प्लस का 8 है। ठीक है, 8 अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो 5x में 2x घटा देंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, 3x बचेगा, = 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए x का मान आप निकालते हैं, यहाँ 3x के साथ किस चीज में, गुना में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया स्टूडेंट्स आपका, 1/3। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 7 = 2x + 8, तो इसका हो जाएगा 1/3। देखिए 1/3 है, हाँ देखिए x = 1/3, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आया, परसेंटेज का सवाल है। तो आइए इसको भी एकदम पूरा हलवा के जैसा हम लोग समझते हैं। क्या है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित होगी। देखिए इस प्रकार का जब भी सवाल आए स्टूडेंट्स कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निकालिए। तो अब जब हायर स्टडीज में पढ़िएगा परसेंटेज ना, तो कुछ नहीं करना रहता है, कीजिए आप 50 × 40 कर दीजिए, और इसका परसेंटेज मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/100, तो 100 से आप गुना कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, 500 का 20 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन आइए इसे आपको हम एक बार और अच्छे से समझा देते हैं क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत निकालने का जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, वह होता है आपका part/100 × टोटल। 50 आमों में के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित होगी। तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है वह होता है आपका, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका part/100। ठीक है, और जो टोटल है स्टूडेंट्स वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो पार्ट कितना यहाँ पर दिया हुआ है, कुल आम हम लोग का कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 50। ठीक है, कुल आम तो हम लोग को यहाँ पर 50 दिए हुए हैं, और पके हुए आम कितना दिए हुए हैं, 40। पके हुए आम कितना दिए हुए हैं हम लोग को, 40। तो हम लोग को इसी का निकालना है, यानी 40% और 50 निकालना है। तो क्या कितना हो जाएगा हम लोग को पार्ट कितना दिया हुआ है, 40, अरे 50 अपने आप में 100% है, क्योंकि पूरा 100 ही है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, 100 इंटू, हम क्या बोले थे, टोटल। हम लोग यहाँ पर भी टोटल ही बात किए कि पार्ट/16, तो पार्ट कितना है आपका, 40 है। ठीक है, इसके बाद टोटल, उसके बाद 100 करते हैं, और उसके बाद जो टोटल रहता है, टोटल कितना है हम लोग का, 50। तो 50, एक जीरो कटा, 1 0 1 0 1 0, 5 का 20, तो सही आंसर हो जाएगा 20। और बाकी ये यदि समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो 50% ऑफ 40 बोलेगा, 40% ऑफ 50 बोले, तो सिंपली क्या कीजिए, 50 × 40 कर दीजिए। और परसेंटेज मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पर 100 कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 500 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया कि बट्टा प्रतिशत वस्तु पर परिकलित किया जाता है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन द डैश ऑफ द आइटम। तो इसका हो जाएगा उसमें अंकित मूल्य, और इसी को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि देखिए डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा वस्तु के मार्क्ड
प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। जैसे कि पहले वस्तु का अंकित मूल्य तय होता है, फिर उसी पर प्रतिशत के अनुसार छूट दी जाती है। मतलब समझिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए, ठीक है। और यदि उसमें हम 10% का छूट दे दें तो छूट कितना हो जाएगा, 5/10/100। और कितना बोले थे हम स्टूडेंट्स, इंटू जो टोटल रहेगा, टोटल कितना है हम लोग का यहाँ पर 100 है, तो 100, तो 100 से 100 और 10 बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो होता है कि बट्टा प्रतिशत वस्तु डैश पर परिकलित किया जाता है, तो किस पर परिकलित किया जाता है, जो अंकित मूल्य रहता है उस पर किया जाता है, ठीक है। तो क्लासेस में बहुत डेप्थ में बताएं तो हो सकता है कि थोड़ा समझ जाइए इन चीज़ों को। तो फिर से समझ लेते हैं कि जो डिस्काउंट होता है, जो छूट होता है, जो छूट होता है स्टूडेंट्स, वह हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि फेस वैल्यू पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोला गया कि x बाय वाई इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर k को कहते हैं, तो इसमें हम लोग k को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो k को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि स्थिरांक कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए x बाय वाई इज इक्वल टू के है, तो इसका मतलब है कि x और y का अनुपात हमेशा एक स्थिर मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो k है वह निश्चित संख्या है जो बदलती नहीं है। ऐसी स्थिति में k को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो इफ x एंड y बोथ आर इनवर्स प्रोपोर्शन देन हम लोग इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स x y इज इक्वल टू के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब क्या है कि जब दो संख्याएं व्यतिक्रम अनुपात में होती है तो एक बढ़े तो दूसरी छोटी होती है और उनका गुणनफल हमेशा अस्थिर रहता है। तो जहां k इज इक्वल टू स्थिरांक था, हम आपको पहले ही बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री की है। चतुर्भुज समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है स्टूडेंट्स, ठीक है। बोला गया कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण, 1 2 3 4 कोण होते हैं, जिसमें से 3 कोण बोल दिया कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, ठीक है। तो चौथा कोण क्या होगा, आपको ये कोण निकालना है, ठीक है। इफ ईच ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण आपको 90 डिग्री दे दिए गए, 90 डिग्री के बराबर है तीनों कोण, तो चौथा कोण क्या होगा। तो आपको पता होगा तो चतुर्भुज का चारों कोणों का जो योग होता है फ्रेंड्स, वह कितना होता है आपका 360 होता है कि नहीं। चारों कोणों का योग 360 होता है, जिसमें से हम लोग को 3 कोण दे दिया गया है। 3 कोण कौन सा, 90 प्लस 90 प्लस 90, और दूसरा हम लोग क्या मान लेंगे, चौथा कोण x रहा होगा, ठीक है। तो इसको 90 90 90 जोड़िए, कितना होगा 270 होगा स्टूडेंट्स आपका, प्लस का x। जब x का मान यहां से निकालेंगे तो 360 माइनस का कितना होगा 270, तो यहाँ x का मान कितना निकल जाएगा आपका 90। तो जो चौथा जो कोण होगा वह भी आपका 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ 90 90 कीजिए, देखिएगा इसका जो योग आएगा 360, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। निम्न में से किनके लिए जो चतुर्भुज होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये आयत के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आयत के जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है कि किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन। तो देखिए इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि किसी बहुभुज के अंदरूनी कोणों का जो योग निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है आपका n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। मतलब जहां पर n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। यहाँ पर जो n होती है वह भुजाओं की संख्या होती है। तो आपको ये सब तो इतना याद रखना ही होगा कि हेक्सागोन का भुजाओं की संख्या कितनी है। तो अगर किसी षटभुज के कोनों का योग कितना होता है, तो ये आपका 720 होता है। लेकिन कैसे होता है मैं आपको बता देते हैं, ठीक है। हेक्सागोन का कैसे होता है, तो हेक्सागोन में जो भुजाएं की संख्या होती है वह 6 होती है, ठीक है। तो 6 होती है, यानी n 6 होता है, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे हम लोग, तो 6 में से 2 जाएगा 4 इंटू 180, तो ये गुना होगा तो आपका 0 8 चौका 32 और 720। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट ही समझिए अपना बड़ा भाई का, छोटा बड़ा जो भी है,
तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए और भी कंटेंट ला सकें, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, सभी चीजों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया कि निम्न में से किससे एक बहुफली नहीं होगा। निम्न में से किससे एक बहुफली नहीं होगा। तो देखिए, किससे एक बहुफली नहीं होगा, तीन त्रिभुज से एक बहुफली नहीं होगा। होगा ये नहीं पूछा जा रहा है, निम्न में से किससे एक बहुफली नहीं होगा, बहुफल की नहीं होगा। फलक और बहुफलक क्या होता है, ये सभी चीजें हमने क्लास में बता रखी है। निम्न में से किससे एक बहुफल की नहीं होता है, तो त्रिभुज से एक बहुफल की नहीं होता है। ठीक है, देखिए पहले ये समझ लेते, चलिए हालांकि हम आपको बता देते हैं कि बहुफलक क्या होता है। तो बहुफलक क्या होता है कि वह ठोस आकृति जिसकी सभी सतह समतल बहुभुज होती है और वह बंद आकृति बनाती है, तो उसे हम लोग बहुफलक कहते हैं। एक बंद ठोस आकृति बनाने के लिए कम से कम हम लोग को 4 त्रिभुज चाहिए होते हैं, जैसे आपका टेट्राहेड्रॉन हो गया। यहाँ पे देखिए 3 ट्रायंगल क्या है, केवल 3 त्रिभुज से बंद ठोस आकृति नहीं बन सकती। और 2 ट्रायंगल प्लस 3 पैरेललोग्राम रहे, यहाँ पे है ना कि 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज, मतलब वही पैरेललोग्राम। तो इससे क्या होगा सर कि ये या तिरछा या त्रिभुजाकर प्रिज्म बना सकती है। ठीक है, तो इसका जो है वह नंबर ये होगा नहीं, मतलब 3 त्रिभुज से ये संभव नहीं है। किस त्रिभुज में आकार में शीर्ष नहीं होते हैं, तो किस त्रिभुज में आकार में शीर्ष नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका स्फेयर में जो होते हैं वह नहीं होते हैं। मतलब शीर्ष का मतलब वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वह बिंदु होता है जहां किनारे मिलते हैं। तो पिरामिड में शीर्ष होते हैं, है ना। इसके बाद आपके प्रिज्म में भी शीर्ष होते हैं, कोन में भी एक शीर्ष होता है, लेकिन स्फेयर में कोई कोना या शीर्ष नहीं होता। वह गोला पूरी तरह गोल होता है, उसमें ना किनारे होते हैं ना फिर शीर्ष होते हैं। तो इसका सही बिंदु हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गोला, यानी कि स्फेयर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोला, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो इसका क्या बोला, वर्ग का परिमाप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। एक वर्ग दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वर्ग की भुजा की लंबाई, उसका वर्ग की भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 25 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, 25 से भी दिया हुआ है। तो क्या बोला है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू लंबाई हो जाएगा, तो आपको 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 500 का 20, 4 दूना 8, 100 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ग सेमी नहीं मारिएगा, ये मारिएगा 100 सेमी। आप 625 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा इंटू भुजा, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा यानी 2500 का 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोला कि वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका त्रिविमीय। मतलब विमाएं क्या होता है, देखिए डायमेंशन। विमाएं 3 प्रकार की होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिस आकृति में ये तीनों हो उसे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोला, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा स्टूडेंट्स, 6x² होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो एक्स भुजा वाले घन बोला गया, ठीक है। तो घन में कुल 6 समान वर्गाकार सतह होती है, तो एक सतह का क्षेत्रफल आपका x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि हर भुजा x है, तो टोटल हो जाएगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन है, रेंज से है क्वेश्चन आपका, तो इसे भी जरूर देख लीजिए। क्या बोला गया है कि आंकड़े 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3 का परिसर है, यानी रेंज पूछा गया। तो रेंज निकालने का एक सूत्र होता है कि रेंज बराबर होता है आपका स्टूडेंट्स, या फिर परिसर बराबर होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो ये हाईएस्ट वैल्यू देखिए क्या है, आपका हाईएस्ट वैल्यू 15 है, लोवेस्ट वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो 15 माइनस 1 तो कितना होगा इसका आंसर 14। तो परिसर बराबर होता है जो आपका हाईएस्ट वैल्यू दिया गया है वो, और जो लोवेस्ट वैल्यू दिया गया है वो, उसको घटा दीजिए तो जो आएगा वो परिसर होगा, यानी जो रेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 34 देखिए, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। तो आपका क्या हो जाएगा 6,3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप जब
11th-12th के बाद कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा या 10th के बाद जीडी वगैरह या फिर ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल पूछा गया है तो कहा कीजिए अब नहीं पता पहले, तो 0.0081 यहाँ से पॉइंट को हटाइए तो यहाँ हम लोग 1 देंगे, इसके बाद कितना डिजिट है 4, तो 4 डिजिट 1 2 3 4। अब इसको वर्गमूल में बैठा दीजिए 81/0000, तो वर्गमूल इसी तरह प्रकार से होता है। अब 81 को तोड़िएगा आप लोग स्टूडेंट्स, आप लेकिन वर्गमूल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 81 किसका होता है, 9 × 9 का होता है, तो यहाँ से एक 9 निकल जाएगा बाहर। और ये किसका होता है स्टूडेंट्स, आपका 100 का होता है। ठीक है, तो 100 निकल जाएगा 1 2 1 2, तो 0.09 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 0.09 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और यदि नहीं पता तो फिर आपको 81 को एलसीएम लेके दो को जोड़ा लगाना होगा, तो एक बार 3 बार में जाएगा, तो उतना डेप्थ में कहा जाना, तो उतना तो याद होना ही चाहिए यदि आप 8 क्लास में है तो। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि किसी ये क्वेश्चन हम शुरुआती में भी करवाए थे कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी वर्ग संख्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुनिए, कि लगातार पूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर 4, देखिए हम चलिए बनाते हैं, ठीक है, तो लिख के बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट किया मतलब कि पूछा जा सकता है। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, लगातार पूर्ण वर्ग संख्या जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, देखिए इसके बीच कोई है ऐसा, इन दोनों के बीच देखिए कोई ऐसा संख्या जैसे 1 है, 1 निकल गया, 2 3 4, इन दोनों के बीच देखिए कोई ऐसा संख्या है जो पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अब फिर देख लीजिए नहीं होगा तो 4 का स्क्वायर ले लीजिए और इसके लगातार 5 का स्क्वायर ले लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और यहाँ पर 25 हो गया, तो देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब देखिए 16 और 25 के बीच ऐसी कोई आपको संख्या दिख रही है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो किसी का, नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार हमको 441 और 484 समथिंग था तो वो हम आपको करवाए थे, इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स कि अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस विकल्प में 2/3 11/15 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। तो पहले ये समझिए कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा कौन सा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर से 11/15 2/3 5/, यदि नहीं तो आप बोलिएगा, इसमें डेडिकेटेड वीडियोस ला देंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, या फिर भागा देके देखिए कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 5/9 है प्लस -8/9 है, तो -8/9 को हम लोग इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 5/9 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 को हम लोग निकालते हैं, 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 1 9 5 माइनस 9 8, तो यहाँ पे देखिए 5 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, मतलब माइनस का 3 बचेगा, 9 बचेगा, 3 एकम 3 3 3 9 1, -1/3 है आंसर। देखिए -1/3, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, -1/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि यदि a इज इक्वल टू -a है और b इज इक्वल टू 2 है तो ab इंटू बी ए का मान क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझना, यदि a इज इक्वल टू -1 है, ये लिख लेते हैं b इंटू बी ए। क्या बोला, a इज इक्वल टू -1 है, a इज इक्वल टू -1 है और b इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, b, इसके बाद देखिए b का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और a का मान कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो -1 को जब 2 बार गुना करेंगे, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू जब 2 को एक बार माइनस के साथ गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -2। लेकिन -2 तो दिया नहीं, आप बोलिएगा सर क्या गलत दिया हुआ है, तो नहीं है, -2 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 1/2 है, जब 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है कि 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण, देखिए न्यून कोण क्या होता है पहले ये समझिए। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो। समकोण यानी राइट एंगल किसे कहते हैं, जो कि 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स,
ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 80 डिग्री से कम हो, और स्ट्रेट लाइन कहते हैं हम लोग 180 डिग्री को। तो 120 डिग्री किसके बराबर है, या अधिक कोण के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया है कि रामानुजन कौन है। तो रामानुजन जी एक गणितज्ञ हैं। रामानुजन कहने का मतलब है, यहाँ रामानुजन से आज के स्टूडेंट श्रीनिवास रामानुजन, ये एक भारत के बहुत महान गणितज्ञ थे, और हालांकि है मतलब वो अभी जीवित नहीं है, लेकिन आज भी उनको महान गणितज्ञ में मतलब गिना जाता है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, खासकर संख्या सिद्धांत में। तो रामानुजन कौन है स्टूडेंट, गणितज्ञ हैं। तो संख्या एबीसी के लिए कौन सही है, संख्या एबीसी के लिए कौन सही है स्टूडेंट, तो 100a प्लस 10b प्लस c। एबीसी किसमें है, देखिए 1 10 100 में है, यानी कि 100a प्लस 10b प्लस c। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। द्विपदी यानी दो पद, देखिए इसमें कितना एक पद है, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, ये दो पद है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 44 देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका, ये होता है 6l²। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 45 है आपका, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा है। यहाँ पे देखिए -5 है, तो ये नहीं है। -5/1 बोलिएगा तो सर ये यहाँ पे माइनस है, नहीं होगा। ये -1/2 नहीं होगा, -3, हाँ हाँ। क्या बोला, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर। स्टूडेंट यहाँ पर यदि हम लोग माइनस माइनस को काट देते हैं तो ये भी आपका हो जाता है, कट जाएगा, तो ये भी तो आपका धनात्मक परिमेय संख्या है, और 4/5 भी धनात्मक परिमेय संख्या है। कुछ थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन में, ये हम बता दें धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, जिसमें क्या होता है ना कि दोनों आपका अंश और हर दोनों पॉजिटिव हो, उसको लोग धनात्मक बोलते हैं। और यदि किसी में भी आपको ऋणात्मक मिल जाए अंश या हर में, तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। के बाद क्या बोला कि 32.768 का घनमूल क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का ये नंबर 3.2, ठीक है। 47 देखिए क्या है स्टूडेंट्स कि 11/25 में स्थित स्थान में क्या होगा। तो अब इसका कमेंट आप हमें, इसका जवाब जो हम कमेंट में दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं कितना आप लोग समझे। क्वेश्चन 48 है आपका, 0.25 का वर्गमूल होगा। तो आइए देख लेते हैं इसको, एक बार और निकाल देते कि आप लोग निकाले भी, हम बताए थे वो, तो इसका भी आप बताइएगा स्टूडेंट्स कितना होता है, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना समझे हैं। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। ये बता देते हैं हम थोड़ा सा कि यदि 2x का पावर x + 3 है इज इक्वल टू 2 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए 2x + 3 है इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर x का मान आपको ऐसा लिखना है कि इसका बराबर 2 आ जाए। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि यदि 2 का x का पावर 4 रखते हैं तो 4 + 3 7 हो जाता है, यानी 2 का पावर 7 हो जाता है। तो कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। यदि हम 2 का पावर 8 रख देते हैं तो 8 3 11, 2 का पावर 11 हो जाता है, कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। एक तभी होगा जब 2 का पावर 1 में आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यदि हम 2 का पावर 3 रख दें, 3 3 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा, तो कभी बराबर नहीं होगा। तो 2 का पावर -2, x की जगह -2 रखिए, +3 कीजिए इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। कैसे होगा, 2 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन उसी का रहेगा जिसका बड़ा रहेगा। तो 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 का पावर 1 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -2। निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। तो इसका 3D आकृति का उदाहरण है आपका गोला, है गोला दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा 3D आकृति का है, हाँ गोला। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसमें हम सभी क्वेश्चंस विद आंसर्स विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा, और जो भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर हम आपको PDF साझा कर देंगे, तो वहाँ से आप PDF को भी एक नज़र मार लीजिएगा। और जो भी आपके PYQs हैं, जो सेट वगैरह सभी हम आपको दे देंगे, तो वो देख लीजिएगा और बताइए, और भी हम किस किन सब्जेक्ट्स का लेकर आए, हम बहुत जल्दी से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका काम है अच्छे से पढ़ना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।